नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज, बैठकों का दौर जारी। अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने भी बुलाई बैठक। वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों सहित दिल्ली के भाजपा सांसदों के साथ उपराज्यपाल से मिलने के लिए मांगा समय। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सली ढेर, 2 जवान शहीद, 2 अन्य घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का दोहराया संकल्प। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की संख्या हुई 43 करोड़ के पार। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रयागराज रेलवे ने वन वे प्लान को अगले आदेश तक लागू रखने की बनाई योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई चर्चा। 2022 के बाद पुतिन और किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये पहली बातचीत। खेल की खबरों में दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को दिया 305 रनों का लक्ष्य। बेन डकेट जो रूट ने खेली अरशद की पारी, तो रविंद्र जडेजा ने झटके 3 विकेट। हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात दिल्ली में नई सरकार के गठन की कवायद की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बुलाई गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। और इससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में सरकार गठन को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी को औपचारिक तौर पर पत्र लिखकर नवनिर्वाचित भाजपा के 48 विधायकों सहित दिल्ली के सांसदों के साथ एलजी से मिलने का समय मांगा है। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मालेना ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और उन्हें नई सरकार के गठन होने तक इस पद पर बने रहने के लिए कहा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर पुदुचेरी की पूर्व एलजी और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा है कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ बनाएंगे। एलिगेशंस का जमाना कल तक खत्म हो गया। अब मेरा समझती हूँ कि लोग चाह रहे हैं अब आगे चलो और हमें सुधार दो, स्वच्छता दो, सिविक कम्युनिटीज़ दो, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी दो, हमें ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट दो। मैं ही समझती हूँ ये एक विश्वास वापस मांग रही है दिल्ली की सरकार, और दिल्ली चाह रही है कि अब और गिराओ मत, इसको प्रॉपर राजधानी बनाओ जाकि एक एग्जाम्पल बने दुनिया के लिए। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ बैठक की और सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पूरी निष्ठा के साथ काम करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में आपकी हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और पार्टी की हार की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी भाजपा की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपये की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये
आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे। आगे आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में 31 वर्दीधारी नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान की इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। अभी दोनों जवान की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। और इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक STF का, एक DRG का शहादत हो गई। और इस मुठभेड़ में एक DRG के जवान और एक STF के जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हुए हैं। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। नेशनल पार्क एरिया इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। पिछले कई घंटों से रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। बीजापुर DRG, STF और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। इस बीजापुर के नेशनल पार्क वाले एरिया में 650 से अधिक जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस को सलाम किया और उन्होंने कहा कि जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त कर देना है। इस घटना के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 81 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से 65 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए हैं, जिसमें बीजापुर सहित 7 जिले शामिल हैं। वहीं बीते वर्ष कुल 219 नक्सली मारे गए थे। सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलियों को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा।
शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः यह संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान ना गंवानी पड़े। अब बात परीक्षा पे चर्चा की। ये कार्यक्रम का 8वां संस्करण कल आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री सभी राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा गया है और रिकॉर्ड 3 करोड़ 56 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों से रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। अब तक ये कार्यक्रम टाउन हॉल फॉर्मेट में आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार परीक्षा पे चर्चा बिल्कुल नए अंदाज में होगी। राजधानी दिल्ली में सुंदर नर्सरी के प्राकृतिक और शांत माहौल में प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7 अलग अलग एपिसोड भी आयोजित होंगे, जिनमें परीक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं मसलन अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, रचनात्मकता और सकारात्मकता वगैरह पर चर्चा की जाएगी। जो उम्दा स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो होंगे, मेंटल हेल्थ से होंगे, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस और जो हमारे पीपीसी के टॉपर्स हैं उनके साथ किए जाएंगे। तो ये कुल 7 एपिसोड्स आएंगे। ये जब पहला पीपीसी हुआ था 2018 में, तो 8 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स इससे जुड़े थे, लेकिन लोगों ने इसके वैल्यू को देखा कि कंट्री के एट द हाईएस्ट लेवल से परीक्षा पे चर्चा हो रही है, एक ऐसा विषय जिस पर हम पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करते थे, तो उसे अब पब्लिक डिस्कोर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा बना दिया है। और उसका प्रतिफल ये है कि इस वर्ष हम देख रहे हैं कि 3 करोड़ 56 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण के लिए छात्र बेहद उत्साहित हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातों को सुनने का बेसब्री से इंतजार है। माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत सहजता पूर्वक परीक्षा जैसे गूढ़ गंभीर विषय पर सारगर्भित बातों से अवगत करवा देते हैं, जिससे छात्र निडर होकर उत्साह उमंग के साथ परीक्षा उत्सव में भाग लेते हैं। उम्मीद है इस बार भी हर बार की तरह परीक्षा में भाग ले रहे बच्चों के लिए ये टॉनिक का काम करेगा। कोई भी छात्र या छात्रा हो, वो अपने जीवन के किसी न किसी पहलू पर परीक्षाओं से डरता ज़रूर है, उनसे घबराता ज़रूर है। और जब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आते हैं और हमारे मित्र की तरह उन सभी समस्याओं का समाधान हमें बताते हैं, तो वो सारा भय, वो सारी घबराहट कहीं उड़ सी जाती है। पीपीसी एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है जो सभी छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा के दबाव से निपटने में मदद करता है। ये अनुभव मैंने अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी किया, जहां मैंने अपना आत्मविश्वास खो ही दिया था। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों ने मुझ में आत्मविश्वास दिया और यह समझाया परीक्षा एक केवल अंक नहीं है, बल्कि मानसिक शांति है और इसे हमें डट के सामना करना चाहिए। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें परीक्षाओं में मदद करता है। ये मैं इतने आत्मविश्वास से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद काफ़ी इससे प्रेरित हुआ हूँ। जब मैंने प्रधानमंत्री द्वारा लिखित एग्ज़ाम वॉरियर्स पढ़ी और उनके पिछले सत्रों को सुना, तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफ़ी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और अब बात एक और बड़ी खबर की। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को परिचालित करने की दिशा में आज मेरठ साउथ और मेरठ के शताब्दी नगर के बीच के अतिरिक्त 6 किलोमीटर के सेक्शन पर ट्रायल रन आरंभ किया गया। ट्रायल के दौरान सिविल संरचना की अनुकूलता की जांच करने के लिए नमो भारत ट्रेनों को आरंभ में मैनुअल रूप से संचालित किया जाएगा। 6 किलोमीटर के इस अतिरिक्त खंड में शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन के अलावा परतापुर और रेठानी के 2 मेट्रो स्टेशन भी होंगे। इस खंड के परिचालित होने के बाद नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को न्यू अशोक नगर और शताब्दी नगर के बीच तेज और कुशल यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी, जिससे 61 किलोमीटर की यात्रा में लगने वाला समय 45 मिनट से भी कम हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बेतिया और कुमारबाग स्टेशन के बीच नवनिर्मित रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण 103 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके शुरू हो जाने से स्थानीय लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में रेलवे का 3 गुनी रफ्तार से विकास होगा। तीसरी टर्म में जो आप सबने ऐतिहासिक जीत दी है मोदी जी को, उस तीसरी टर्म में 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी है। और इसके लिए आप विश्वास रखो, चाहे रेलवे लाइन की डबलिंग का काम हो, चाहे नए स्टेशन बनाने का काम हो, चाहे नई गाड़ियां चलाने का काम हो, इन 5 वर्षों में आप देखोगे रेलवे का मोदी जी पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन करके एक नया रेलवे आपके सामने दिखेगा। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 43 करोड़ से भी अधिक लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की संख्या 43 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज पहुंचने वाली हैं। राष्ट्रपति संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगी, जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और महाकुंभ 2025 में प्रतिदिन देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ में भीड़ की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रयागराज रेलवे ने वन वे यानी कि एकल दिशा प्लान को अगले आदेश तक लागू रखने की योजना बनाई है। प्रयागराज रेलवे की ओर से सुगम और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के स्टेशन परिसर में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग मार्गों का निर्धारण किया गया है। अब बात प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्शन समिट में शामिल होने के लिए पेरिस जाएंगे। प्रधानमंत्री 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच फ्रांस के दौरे पर होंगे। एआई एक्शन समिट एआई के भविष्य पर चर्चा करने दुनिया भर के नेताओं को
एक मंच पर लाएगा। भारत फ्रांस संबंधों को लेकर भी प्रधानमंत्री की ये यात्रा महत्वपूर्ण होगी। तो डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य जी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर अपनी राय साझा की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय एम्बेसडर फ्रांस में संजीव कुमार सिंगला, जो बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने वाला है पेरिस में 10 तारीख से लेकर 11 तक। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो 3 दिवसीय 10, 11, 12 तक रहेंगे, फिर 12 को निकल जाएंगे, ये जो दौरा ये डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि नेचुरल एली है, AI समिट, मतलब वहां पे को चेयर का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। एक शायद कहा जा सकता है कि भारत अब आ चुका है विश्व पटल पे। जी, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे AI समिट के लिए आएंगे और उसके बाद में बायलैटरल कंपोनेंट है विजिट का। हम दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, काफ़ी सालों से हैं, 25 सालों से हैं, और AI समिट जो है काफ़ी क्रूशल पड़ाव है इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, क्योंकि इसके रहते हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी साझे कंसर्न है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे ग्लोबल साउथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिजिटल डिवाइड ना हो, या जिस तरीके से AI के टूल्स बनाए जा रहे हैं वो सेफ़ हों, हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके मुताबिक डेटा बायस ना हो। तो ये सारे कंसर्न्स हैं, वो उभर के आएंगे। उसका गवर्नेंस कैसे हो ताकि सभी देशों की सहूलियत के लिए हो, उनके फ़ायदे के लिए हो, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम दोनों देश कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। एक चीज़ सर बहुत अहम है, क्योंकि दोनों देश, आपने कहा कि 25 सालों की दोस्ती है, और ये दोस्ती खासतौर से पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा प्रगट हुई है। यहाँ पे कौन कौन सी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है? डिफेंस तो है ही, बहुत नेचुरली हम लोग डिफेंस पार्टनर है इंडिया फ्रांस, पर उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, इसमें उन पे एक बहुत ज़्यादा इम्पेटस रहेगा? हमारा प्रयास रहा है कि जो हमने एक रोड मैप तैयार किया है अगले 25 वर्षों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, उसमें पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ें, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बड़ा विशाल एरिया है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो उसमें रहते हमारा टैलेंट यहाँ पे आए, किस तरह उनकी संख्या बढ़े, तो फ्रांस की सरकार चाहती है। जैसे हमारे अब तकरीबन अभी 10,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इनको बढ़ा के, टैलेंट बढ़ा के तकरीबन 30,000 हो अगले 5 सालों में, और ज़्यादातर फोकस उसका स्टेम एरियाज में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। सर, आखिरी सवाल, जैसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो विजिट है ये एक तरह से मील का पत्थर साबित होने वाला है इन दोनों देशों की दोस्ती के लिए? अगला साल जो है वो ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाया जाएगा, तो उसमें आशा है कि राष्ट्रपति मैक्रोन भारत आएंगे, अब उसके लिए तैयारी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर कुछ और होगा। तो ये इस तरह के जो मील के पत्थर हैं, ये हमारे दोनों देशों की जो यात्रा है वो आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय एम्बेसडर संजीव सिंगला, बता रहे थे कि दोनों देश बहुत ही गहन तरीके से दोस्ती है, और स्टेम जो पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको लेके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को पेरिस पहुंच जाएंगे AI समिट में हिस्सा लेने के लिए। क्या पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में यूक्रेन युद्ध खत्म करने के बारे में चर्चा की गई है। ये 2022 के बाद व्लादिमीर पुतिन की किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पहली बातचीत है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के समय से ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की बात कही थी। पिछले हफ्ते भी ट्रंप ने कहा था कि यह युद्ध रुकना चाहिए। ये बातचीत इसी दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। खेल के मैदान से खबर, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड से मिले 305 रन के जवाब में टीम इंडिया फिलहाल मैदान पर है, और ताज़ा जानकारी मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 48 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 304 रन बनाए। भारत को पहली सफलता डेब्यू कर रहे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने दिलाई। वरुण ने सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट को आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने बेन डिकेट को
आउट कर इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया, जबकि हर्षित राणा ने हैरी ब्रूक को शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। हार्दिक पांड्या ने जोस बटलर को आउट कर इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। रविंद्र जडेजा ने जो रूट को आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। जडेजा ने जैमी ओवरटन के रूप में अपना तीसरा विकेट लिया। मोहम्मद शमी ने एटकिंसन को आउट कर इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया। राष्ट्रीय खेलों में ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में देहरादून का एथलेटिक्स ट्रैक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ट्रैक में खास तकनीक का उपयोग किया गया है जो खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पेश है हमारे संवाददाता गौरव कुमार की यह खास रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेलों में जहां एक तरफ एथलीट पदक जीतने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उच्च तकनीक भी सामने है। देहरादून स्थित एथलेटिक्स ट्रैक भी अपनी उन्नत तकनीक के चलते चर्चा में है। यह सिंथेटिक ट्रैक स्मार्ट ट्रैक के रूप में सामने है। इस स्मार्ट ट्रैक की तकनीक अपने आप में अनोखी है। इस हाईटेक ट्रैक में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को मापने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। बिना स्टॉप वॉच के खिलाड़ियों की दौड़ से संबंधित सटीक आंकड़े सीधे कंप्यूटर तक पहुंच रहे हैं। चाहे दौड़ की शुरुआत हो, मध्य हो या अंतिम हिस्सा, हर खिलाड़ी की रफ्तार और प्रदर्शन के पूरे ब्यौरे का आकलन हो रहा है। जैसे भी हो वर्ल्ड क्लास का बनाना है, तो ये मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल थी कि ये हम लोग कर पाए, और इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कुछ बनाना, इसमें एक पूरी की पूरी मैं कहूँगा नेशनल गेम्स की हमारी जो टीम है, हमारे स्पोर्ट्स विभाग की टीम है, हमारे युवा कल्याण की टीम है, ये सब मुझसे मिलकर है। इस स्मार्ट ट्रैक का निर्माण विश्व स्तरीय मांगों के मुताबिक है। इसे ग्रीस के विशेष रबर पार्टिकल और उन्नत तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। यह ट्रैक न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में अपनी तरह का अनोखा है। देश में इस तरह के केवल 2 या 3 ट्रैक ही बनाए गए हैं। इम्प्रूव कर रहा है। उत्तराखंड ने ऐसा किया है, पहली बार मैंने तो इंडिया में नहीं देखा कि इंडिया में कहीं पे है। तो उत्तराखंड में ऐसा ट्रैक अवेलेबल है हमारे पास, तो ये काफ़ी मतलब आश्चर्यजनक बात है और काफ़ी एक अप्रिशिएटिव बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कम्पीट करके। जाहिर तौर पर यह स्मार्ट ट्रैक खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को अगले स्तर तक ले जाने में मददगार साबित होगा। इस उन्नत तकनीक का फायदा न सिर्फ उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों को मिलेगा, बल्कि बाहर से आने वाले खिलाड़ी भी यहाँ इस तकनीक का फायदा उठाकर खुद को सर्वश्रेष्ठता के पैमाने पर माप सकेंगे। शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है ये ट्रैक, क्योंकि इस ट्रैक में जिस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के ये जो ट्रैक हैं वो देश में बेहद कम है, लेकिन जहां पर भी हैं वहां ये अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ चुके हैं। और इस ट्रैक का फायदा उठाकर कई खिलाड़ी जो हैं वो अब अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।